हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आज देख लेते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। तो पहला है हमारा हेडिंग मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है देखिएगा कि इट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, ये नंबर या फिर फंक्शन का जब हम क्या करते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में एक एरे बनाते हैं, मतलब सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इन रो एंड कॉलम। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे करेंगे, रोज और कॉलम की फॉर्म में करेंगे, तो उसी को क्या कह देंगे बेटा, मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द नंबर्स और फंक्शंस आर नोन एज एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जिन नंबर्स को हम अरेंज करते हैं उन नंबर्स को क्या कहेंगे बेटा, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल x y 2 1। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये पूरी, ठीक है, इसे कहेंगे रो 1। ठीक है, सेकंड वाली लाइन इसे कहेंगे रो 2। ऐसे वर्टिकली ये जो लाइन होगी इसे कहेंगे कॉलम 1 और इसे कहेंगे कॉलम 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट है हमारा रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स की रो और कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में क्या होती हैं। तो देखिएगा ज़रा। फर्स्ट, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और एंट्री आर सेट टू फॉर्म अ रो ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं बेटा, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। जैसे एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल है, ये एक रो है। 2 और 1 ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी क्या है, एक रो है। ठीक है बेटा, सेकेंड है द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज आर सेट टू फॉर्म अ कॉलम। ठीक है, इस तरीके से जो x और 2 है ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, y और 1 ये भी क्या है, एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या कहेंगे बेटा, कॉलम कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। दिस मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि जो रो और कॉलम क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिएगा कि इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो या कितनी कॉलम है वो हमें उसके ऑर्डर से पता चलेगा। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। तो ऑर्डर जो लिखा जाएगा बेटा ए क्रॉस बी करके लिखा जाएगा। मीन्स अ मैट्रिक्स हैज़ ए रो। ठीक है, ऑर्डर में जो स्टार्टिंग में लिखा है ए, वो ये बताएगा कि उसके अंदर कितनी रो है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है। और जो बी लिखा है उससे क्या पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है बेटा, तो अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले क्या आएगा, रो आएगा और फिर कॉलम। तो ऑर्डर को आप सिंपली समझ सकते हैं कि पहले रो लिखा जाएगा, फिर क्रॉस करेंगे, फिर कॉलम लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर क्या है और उससे वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 283089174। ठीक है, यहाँ पर बेटा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी 3 रो हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर देखते हैं तो इसमें ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है और ये थर्ड वर्टिकल लाइन है। इस तरह से इसके अंदर 3 कॉलम है। ठीक है, जब भी आप ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर में आप लिखेंगे रो इनटू कॉलम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रो कितनी है, 3 और कॉलम भी कितनी है, 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। ठीक है बेटा, रीड इस तरीके से करेंगे कि पहले 3, फिर क्रॉस को पढ़ेंगे बाय और फिर पढ़ेंगे 3। तो 3/3 के ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर और उसका एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। तो देखिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स होती है बेटा हमारी रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होगी कि जैसे कि इसका नाम ही है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 1 रो होगी। ठीक है बेटा, तो अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ए बी सी, यहाँ पर कितनी बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक हमारे पास क्या है, रो है। ठीक है, और अगर वर्टिकल लाइन देखी जाए तो 1 2 और 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा बेटा, ये 1 रो
और 3 कॉलम है, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स इज 1/n। ठीक है, तो n क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगी और 1 इसमें रो रहेगी। उम्मीद करते हैं कि रो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड आपका आएगा बेटा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अब मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 कॉलम। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक सिंगल कॉलम होती है, उसी को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या है बेटा, कॉलम है, और क्योंकि सिंगल है तो इसीलिए इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है बेटा, इसके अंदर रो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो ये 1, ये 2, ये 3 इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है बेटा, अगर बात की जाए कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर की, तो द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स इज m/1। ठीक है, जिसमें m क्या है, ये नंबर ऑफ रो है, वो कितनी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं तो 3 रो है और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर 3/1 का हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि जो कॉलम मैट्रिक्स है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा हमारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सभी सेम होंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इस केस में जो यहाँ पर रो है बेटा वो कितनी है, 3 है। अब अगर देखा जाए इसमें जो कॉलम के लिए, तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है और ये थर्ड वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पर कॉलम भी कितनी है बेटा, 3 है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, इसलिए क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, देखिएगा द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज n/n, मतलब रो और कॉलम दोनों ही सेम होते हैं। वेयर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, n क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा अगर मान लीजिए कि एग्जांपल की एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो आप उसे सिंपली लिख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, मतलब कि अगर एक सिंगल नंबर लिखा है तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जो है वो इस सिंगल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है A2, तो इसका मतलब है कि A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। ठीक है बेटा, तो अगर सिंपल खाली 2 भी लिखा है तो समझ जाइएगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल क्या होगा बेटा, तो देखिएगा डायगोनल जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा ये तो ध्यान रखिएगा, और इस तरीके से जो एलिमेंट रखे होंगे वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे। ठीक है, और इसी को कहते हैं डायगोनल। ठीक, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, इसी को प्रिंसिपल डायगोनल भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा कि इफ़ द डायगोनल एलिमेंट आर नॉन ज़ीरो, ठीक है, जो डायगोनल है हमारा उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट, और उसके अलावा जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट बचे हैं, जैसे ये वाले यहाँ और इस डायगोनल से नीचे की तरफ, ये क्या है, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो ज़ीरो हो और डायगोनल वाले वो नॉन ज़ीरो हो, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सिर्फ डायगोनल के अंदर होंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट जो होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, तो देखिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है जिसमें डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सभी सेम होंगे। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें डायगोनल में 2 2 है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट है वो 3 3 है। ठीक है, तो डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, उस केस में हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, कि इसमें भी डायगोनल के एलिमेंट सभी सेम होंगे, जो भी है वो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 1 है डायगोनल एलिमेंट और इसमें भी डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी
मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेटा आई से डिनोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लिखते हैं I2, तो इसका मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। 2 है मतलब कि उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, तो I2 मतलब हमारा 1 0 0 1 हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं इस तरह से लिखा हुआ, तो ये क्या होगा बेटा, I3 मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है बेटा। तो अगर I3 लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि वो ये वाली मैट्रिक्स होगी, और अगर I2 लिखा है तो समझ जाएंगे आप इस तरीके की मैट्रिक्स होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है बेटा जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो इन इट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। या फिर इसे दूसरे नाम से नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। और जो जीरो मैट्रिक्स है उसे कैपिटल O से डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखिएगा ज़रा कि a मैट्रिक्स विद डायमेंशन m/n वेयर द नंबर ऑफ रो m इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे को क्या कहेंगे हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ में देखिएगा ज़रा नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, तो देखिएगा कि a मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो ये कम होंगी और कॉलम ज़्यादा होंगी तब उसे कहेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है वो कितनी है बेटा, 2 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 2, तो यहाँ पर रोज कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और बात करें अगर कॉलम की, तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड वर्टिकल लाइन और थर्ड वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो कितने हैं, 3 है। तो जो रो है बेटा वो लेस देन है कॉलम से, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स में आपसे कहा है कि क्या होती है वर्टिकल मैट्रिक्स, आ मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो जो है वो ज़्यादा हो और कॉलम कम हो जाए तब ऐसे केस में उसे कहेंगे कि वो एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा अगर नंबर ऑफ रोज़ की बात की जाए तो 1 2 और 3, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है बेटा वो कितने हैं, 3 है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कॉलम की, तो यहाँ पे एक ये वर्टिकल लाइन है और ये दूसरी वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन ही होती है कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 2 है, ठीक है बेटा। तो रो जो है वो कॉलम से ज़्यादा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एक वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो अ डायगोनल मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। मतलब कि ये वही है जो हमने पहले भी बताया था कि जो आई से हम इसे डिनोट करेंगे और इसके जो एलिमेंट होंगे डायगोनल वाले वो क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि सभी जो टाइप है मैट्रिक्स के आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अब कोई भी मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है, क्या उनकी कंडीशन है वो हम चेक करते हैं। तो देखिएगा कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है, 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगी इफ़, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, बस केवल और केवल तब 2 मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है, कब बेटा, कि द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, एक तो उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल हो, ठीक है, एंड द एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, ठीक। ए जो मैट्रिक्स है बेटा इसका ऑर्डर है 2/2 और जो बी है इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्लियर हो जाती है कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम हो। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, ठीक है। तो इसका ये फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट वाले से इक्वल है ना, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले से इक्वल है, ये थर्ड वाला ये थर्ड वाले के इक्वल है,
और फोर्थ वाला फोर्थ वाले के इक्वल है। क्योंकि इसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, इसीलिए हम कह देंगे कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो कैसी मैट्रिक्स है बेटा, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स लिखी है ए, वो किस तरह से लिखी होती है कि मान लीजिए हम 2/2 की बात कर लेते हैं, तो ए, फिर ए और ए। ठीक है, इनके सफिक्स में कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो नंबर देखिए किस तरीके से लिखे होंगे, जैसे यहाँ ए है तो ये हमारी फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला जो नंबर इसके सफिक्स में लिखा होगा वो 1 होगा। ठीक है, और ये वाले सभी एलिमेंट हमारे सेकंड रो के एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब वर्टिकली अगर देखते हैं बेटा, तो ये वाले हमारे एलिमेंट जो हैं वो कॉलम 1 के हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 1। ठीक, और ये एलिमेंट हमारे सेकंड कॉलम के हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 2। ठीक है, तो अगर बेटा कहीं पर लिखा है A11 तो इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अगर कहीं लिखा है A12 इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है बेटा, अगर हम लिखते हैं A21 इसका मतलब है कि ये एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और अगर मान लीजिए हम लिखते हैं A22 तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है बेटा, तो नंबर देखकर आप बता सकते हैं कि वो किस रो या किस कॉलम का एलिमेंट होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन आएगा बेटा ये है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान से समझिएगा कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स बस उस कंडीशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। यहाँ पर फिलहाल चलिए सिर्फ एडिशन की बात कर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स हम तभी ऐड कर सकते हैं अगर उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो। ठीक है बेटा, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी डन ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है बेटा, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। और एडिशन कैन बी डन बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट रखे हैं उन्हीं को ऐड हम कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिएगा ज़रा एग्जांपल में, जैसे यहाँ हमारे पास है ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर ए की बात की जाए, ठीक है, तो ए के लिए जो एलिमेंट होगा, या इस तरीके से मान लीजिए हम लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है A i j। ठीक है, और इसका ऑर्डर m/n है। और यहाँ पर हमारे पास एक और मैट्रिक्स है B, ठीक, वहाँ पर भी i j है और इसका भी ऑर्डर m/n है। तो अगर आप कोई और मैट्रिक्स लाते हैं जो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, ठीक है, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे A i j वो B i j के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर 7 4 3 और बी जो है वो है 4 5 2 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। तो C = A+B। तो बेटा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो दूसरी वाले के फर्स्ट वाले के साथ ही ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 4 के साथ ऐड होगा जिससे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा 7 है ये 7 ऐड होगा 5 के साथ में, जिससे हमें जो रिज़ल्ट है 5 और 7 12 मिलेगा। ठीक है, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है 4 ये ऐड होगा बेटा 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 2 हमें दोनों क्या मिल जाएंगे बेटा, 6 मिल जाएंगे। और 3 के साथ में अगर 8 को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हमें 11 मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से हम जो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, स्केलर का यहाँ पर मतलब बेटा कोई भी एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ये स्केलर वेक्टर वाला नहीं है। स्केलर का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी हम एक नंबर ले सकते हैं। ठीक है, वो 2 3 5 -1 कुछ भी हो सकता है बेटा, बस 0 नहीं होगा। तो when a matrix is multiplied by a scalar then each element of matrix is multiplied by the scalar quantity and a new matrix is obtained। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो
मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 1 7 4 3, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हमें 2a फाइंड करना है तो हमें क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 7 4 3 के साथ, ठीक है। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं मतलब चारों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ भी आएगी, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ भी आएगी और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी आएगी, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करके 2 14 8 और 6 ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी स्केलर की जो हम मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ करेंगे वो किस तरह से होती है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा कि मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स -1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय -1 गिव नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमें उस मैट्रिक्स का नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है 1 -7 -4 और 3, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव लाते हैं जो कि -a होगा, तो -a का मतलब है बेटा कि -1 की इंटू हम किससे कराएंगे, a से कराएंगे, और a क्या है वो मैट्रिक्स है, ठीक है। माइनस की जैसे ही अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो नेगेटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से -1 7 4 और -3 हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस। अब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा, देखिए बेटा कि 2 मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, ठीक है। जैसे एडिशन के लिए हमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसी तरीके से डिफरेंस के लिए भी ऑर्डर हमारे पास सेम ही हो, और जैसे सेम एलिमेंट मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने ऐड किए थे ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा कि ए की वैल्यू 1 7 4 3 और बी की वैल्यू 4 5 2 8 है। हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है, तो यहाँ 1 माइनस होगा 4 से, ठीक है। तो 1 -4 जो कि -3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही जो 7 है वो सब्ट्रैक्ट होगा 5 के साथ में तो रिजल्ट हमें 2 मिलेगा। ऐसे ही 4 सब्ट्रैक्ट होगा 2 के साथ में तो भी रिजल्ट हमें 2 मिलेगा। और जो 3 है जब सब्ट्रैक्ट होगा 8 के साथ तो हमें रिजल्ट -5 मिल जाएगा, ठीक है। और इन्हीं सभी रिजल्ट को हमने सामने लिख दिया है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्शन हमने किया है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो मैट्रिक्स का एडिशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो फर्स्ट कि इसमें कम्यूटेटिव लो, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है बेटा कि आप ए के साथ में बी को ऐड करें या बी के साथ में ए को ऐड करें, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड है बेटा एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है, मतलब कि अगर आप ए प्लस बी करके मतलब पहले ए और बी को ऐड कर लेते हैं और फिर सी के साथ ऐड करें, या फिर पहले बी और सी को ऐड कर लें फिर उसे ए के साथ ऐड करें, तो दोनों ही केस में आपको जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है बेटा, थर्ड है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसका क्या, तो देखिएगा जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव मैट्रिक्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स बिकॉज एडिंग अ मैट्रिक्स विद जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो लीव्स इट अनचेंज, तो उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स एक्स है उसमें हमने जीरो मैट्रिक्स को ऐड करा, या फिर जीरो मैट्रिक्स के अंदर हमने किसी एक्स मैट्रिक्स को ऐड किया तो भी रिजल्ट हमें एक्स ही मिलेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमें जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स मिले। तो अगर किसी मैट्रिक्स के साथ हम उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव को ऐड कर देते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, ज़ीरो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और ये सभी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है बेटा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो भी पाएगी या नहीं, सबसे पहले बेटा हम क्या चेक करेंगे, यही चेक करेंगे कि हो भी सकता है मतलब एग्जिस्ट भी करती है मल्टीप्लिकेशन या नहीं करती। तो वो किस तरीके से करेंगे,
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, उनका मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइन व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, मतलब कि अगर आप मान लीजिए ए इंटू बी करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए की जो भी कॉलम्स हैं, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, अगर वो इक्वल हो जाएंगे रो ऑफ बी के, तब आप उसे कह सकते हैं कि हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है बेटा तो हम क्या करेंगे, कह देंगे कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना है जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले वाले की जो कॉलम है वो दूसरे वाले की रो के इक्वल हो, ठीक है बेटा। और सेकंड पॉइंट है कि एंट्रीज इन रो आर मल्टीप्लाई बाय द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन कॉलम, ठीक है। तो क्या करना है कि फर्स्ट वाली की जो रो है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड वाले के कॉलम से करनी है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले की सेकंड वाले से, ठीक है। ये हमारा रूल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा ज़रा, यहाँ पर हमारे पास ए है, ए के अंदर बेटा जो नंबर ऑफ रो हैं, ठीक है, वो है 2 और जो कॉलम है वो भी है 2। अगर बात की जाए बी की तो बी के अंदर जो नंबर ऑफ रो है बेटा वो 2 है और जो कॉलम है वो कितनी है, 3 है, ठीक। हम क्या करना चाह रहे हैं, ए बी करना चाह रहे हैं, तो ए बी के लिए जो बी ए की कॉलम है, ठीक है, ए की कॉलम, तो ए की कितनी कॉलम है बेटा, 2 है, और बी की रो, बी वाले में क्या चेक करना है, रो, तो बी की रो दोनों ही सेम है, ठीक है बेटा, दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही 2 है। तब हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ए की वैल्यू लिखेंगे फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली कॉलम से होगी, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए कि फर्स्ट वाली रो की हम मल्टीप्लाई कॉलम फर्स्ट से करेंगे, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों एक एलिमेंट बनाएंगे जो कि 1 1 पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो ये 1 1 पोजीशन पर ये आ जाएगा, ठीक। अब करते हुए क्या ध्यान रखना है बेटा कि जब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करा रहे हैं तो फर्स्ट वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले एलिमेंट से ही की जाए और सेकंड वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड वाले एलिमेंट से की जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बीच में हम प्लस का साइन रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बता देते हैं किस तरीके से करेंगे इसे, ठीक है। तो देखिएगा जब हम 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराएंगे तो 2 इंटू 0 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो 1 इंटू 1 आएगा और बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है, ठीक है बेटा। ऐसे ही क्या देखिए जब हम 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है, जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो 2 इंटू 2 आएगा और ऐसे ही जब 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो 1 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर थर्ड वाले के लिए अच्छा यहाँ से क्या किया हमने, तो हमने फर्स्ट वाली कॉलम की जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट वाली रो की मल्टीप्लाई सेकंड वाली कॉलम से कराई है, तो इसकी 1 पोजीशन और इसकी सेकंड, तो इनसे जो रिजल्ट में एलिमेंट आएगा वो 1 2 पोजीशन पर रखा जाएगा, ठीक है बेटा। 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे ही थर्ड वाले के लिए करेंगे, तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है 2 इसकी मल्टीप्लाई थर्ड वाली कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से कराएंगे तो 2 इंटू 1 आएगा और फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है 1 उसकी मल्टीप्लाई थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट से कराएंगे तो 1 इंटू 1 आएगा, ठीक है। सेम यही ऑपरेशन हमें सेकंड वाली रो के लिए भी करने हैं, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई और बीच में प्लस का साइन, ठीक। तो इस तरह से जो हमारा रिजल्ट आएगा बेटा वो 1 5 3 और 2 4 3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वो कैसे हम पता करेंगे, और अगर एग्जिस्ट करती है तो मल्टीप्लाई किस तरह से करनी है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखिएगा कि नॉन कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता। इसका मतलब जो ए बी है और बी ए, ठीक है, ए की मल्टीप्लाई बी से करें और बी की मल्टीप्लाई ए से करें तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनका रिजल्ट सेम ही आए। अच्छा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सेम ना आए, ठीक है, वो कंडीशन रहती है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि जो ए बी है
वो बी ए के इक्वल आ जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि जो ए और बी हैं दोनों ही कम्यूटेटिव हैं, ठीक है, कैसी हैं, कम्यूटेटिव है, ठीक है, देन ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तब हम कहेंगे कि वो दोनों नॉन कम्यूटेटिव हैं, ठीक है बेटा। सेकंड आपका है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है बेटा, तो ये फॉलो एसोसिएटिव लॉ को करता है, ठीक, कि मतलब कि पहले आप बी सी की मल्टीप्लाई कराएं और उसके लेफ्ट साइड से ए की मल्टीप्लाई करा लें, या पहले ए बी की मल्टीप्लाई कराएं और फिर उसके राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएं सी के साथ, ठीक है। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये करता है जैसे ए की मल्टीप्लाई हम बी प्लस सी के साथ करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई होती है बेटा तो पोस्ट प्रोडक्ट और प्री प्रोडक्ट के साथ होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसकी मल्टीप्लाई हम बी के साथ करा रहे हैं, वो भी उससे पहले रख के, तब हम इसे क्या कहेंगे, प्री फैक्टर कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, प्री फैक्टर कहेंगे, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई हुई है इसे क्या कहेंगे, प्री प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे पास ए है और फिर हम उसके बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पोस्ट फैक्टर, क्या कहेंगे बेटा, पोस्ट फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई हमारी मेन मैट्रिक्स है उसमें अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो उसे प्री फैक्टर कहेंगे, और अगर इसी मेन वाले में हम मल्टीप्लाई राइट साइड से करेंगे तो उसे पोस्ट फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर राइट से कर रहे हैं, ठीक। तो ए की लेफ्ट से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं बी प्लस सी के साथ, तो वो आएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और वहीं अगर मान लीजिए हम राइट साइड से कराते हैं तो यहाँ से हमारा ए सी, ठीक है, तो पहले ए सी आएगा और फिर यहाँ पर बी सी आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरह से हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी आगे के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और जो नेक्स्ट है बेटा हमारा ये है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट किस तरीके से करती है। तो देखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स बिकॉज मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद आई लीव इट अनचेंज, ठीक है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करा देते हैं बेटा, ठीक है, चाहे तो हम उसमें प्री प्रोडक्ट कराएं या फिर पोस्ट प्रोडक्ट कराएं, दोनों ही का रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं बेटा कि जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इस चैप्टर के लिए 1 का काम करेगा, और जो यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, ठीक है, वो इस चैप्टर की 0 होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, तो ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम किसी भी रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ये है कि इट इज़ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी रो को हम कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ जनरेटेड बाय पी डैश और पी टी। ट्रांसपोज को हम पी डैश या फिर पी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जहाँ जो पी है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए एक पी मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3 4, तो जो इसकी फर्स्ट रो है वो इसकी फर्स्ट कॉलम हो जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगी, ठीक है बेटा। इस तरह से हम रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करके किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गेन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है और किस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ है बेटा की प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका हमने ट्रांसपोज किया है, अगर उसका फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई रो थी, आपने उसे क्या किया, ट्रांसपोज करके कॉलम में चेंज कर दिया, और वापस से आप उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो वो फिर से रो बन जाएगी। तो पहले भी रो थी अभी भी रो है, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी कि के ए इनका ट्रांसपोज, मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपके पास ए है उसमें आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, या फिर आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें और फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है बेटा। जो थर्ड है ये है आपका ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं
ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब कि अगर प्लस या माइनस है बेटा तो ट्रांसपोज एज इट इज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब अगर दो मैट्रिक्स है हमारे पास और उनका ट्रांसपोज कर रखा है वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज होने की वजह से ही इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं, रिवर्सल लॉ, ठीक है। चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, रिवर्स हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने ए बी और सी तीन मैट्रिक्स ली हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट हो रखा है, उसका ट्रांसपोज करना है। तो जो थर्ड वाली मैट्रिक्स है सी वो बेटा पहले आएगी, फिर मिडिल वाली आएगी और फिर स्टार्टिंग वाली है जो कि लास्ट में आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसी को क्या कहेंगे, रिवर्सल लॉ कहेंगे। तो जहाँ पर भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा होगा और ट्रांसपोज निकालेंगे तो प्रोडक्ट वाले में आप क्या करेंगे, हमेशा रिवर्सल लो लगाएंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपोज की चारों प्रॉपर्टी जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ट्रांसपोज के बेस पर ही कुछ स्पेशल टाइप की हमारी मैट्रिक्स होती हैं वो उन्हें देख लेते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलता है तब ऐसी मैट्रिक्स को बेटा क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है पी, ठीक है, जो कि है 1 - 1 3 -1 2 7 3 7 3, ठीक है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं जो इसकी फर्स्ट रो है बेटा उसे फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ठीक है। जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम बना देंगे और जो थर्ड रो है उसे थर्ड कॉलम बना देंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो हमारी P और PT मतलब ट्रांसपोज है वो दोनों ही क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। सेम है तो हम कह देंगे जो P है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से सिंस P इज इक्वल टू पी टी, जो P ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो ट्रांसपोज के ही इक्वल थी, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैसी हो जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है बेटा। तो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है P, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसकी जो रो है फर्स्ट वो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं बेटा, -1 कॉमन लेंगे। अब जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं बेटा तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पी टी है वो -P के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अगर क्योंकि पी टी जो है वो -P के इक्वल है बेटा, इसीलिए कैसी हो जाएगी, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सभी जो टाइप हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि जो भी आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखिएगा कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो किसी भी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है वो उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगी, है ना, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ से अगर हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए जो है वो आपका एक एलिमेंट है, आई रो और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और उसका ऑर्डर कितना है, m×n है। तो यहीं से अगर हम इसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, JI हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका ऑर्डर वो n×m होगा,
n क्रॉस m, क्योंकि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहीं से क्या बनेगा बेटा कि आपका जो ए आई जे है वो माइनस ए जे आई के इक्वल होगा अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो, ठीक है। या फिर ए आई जे प्लस ए जे आई, इन दोनों का सम कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फॉर डायगोनल एलिमेंट जो हमारे नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं ऐसे A11 A12 A21 और A22, तो ये दोनों जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल एलिमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 1 1 लिखा है और यहाँ 2 2 लिखा है, ठीक है। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उसके लिए दोनों ही नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह से फॉर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ये आप वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो ये आपका बनेगा A प्लस आई और इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पर जे है उसकी पोजीशन पर भी आई प्लेस कर देंगे। तो यहाँ से आपका बनेगा आई और ये वो भी 2 टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू 0। या फिर जो आई है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमें यही प्रूफ करना था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बेटा कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये प्रूफ करना है कि अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर आप ए के साथ ट्रांसपोज को माइनस करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है बेटा। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर आपको ये चेक करना है या प्रूव करना है कि वो कोई भी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका ट्रांसपोज करना होगा। तो यहीं पर देखिएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए बात करते हैं जो कि है आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लस वाले में ट्रांसपोज क्या है, ऐसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आपका होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज तो बेटा ए ट्रांसपोज ही रहेगा, और ए जो डबल ट्रांसपोज है तो हमने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी आप ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो इक्वल आया है आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज के, ठीक है बेटा। और ये प्रॉपर्टी है किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो लिख देंगे हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले माइनस वाले की, ठीक है, जिसमें हमें चेक करना है कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चेक करना तो उसके लिए भी आप ट्रांसपोज ही करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर भी प्लस हो या माइनस, आपका जो ट्रांसपोज है वो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आएगा ए ट्रांसपोज माइनस और ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना होगा, जिससे हमारा ये ए ट्रांसपोज हुआ माइनस डबल ट्रांसपोज करेंगे तो सिंपल ए बचेगा, ठीक है बेटा। यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल होता है, ठीक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सिंपल उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक। तो यहीं से क्या लिख देंगे, हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनेगी हमेशा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है बेटा।
उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल ही 8 एलिमेंट है। कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसके ऑर्डर क्या क्या होंगे पॉसिबल। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या चेक करना है कि ऐसे नेचुरल नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट ये नंबर आए। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं कि 1 की इंटू अगर आप 8 से कराएंगे तो भी रिजल्ट 8 ही मिलेगा, है ना, तो ये ऑर्डर हो सकता है। या फिर 8 इंटू 1 कराएंगे तब भी 8 ही आएगा, तो ये भी पॉसिबल ऑर्डर है। या 2 इंटू 4 कराएंगे या फिर 4 इंटू 2 कराएंगे, इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटली ये 4 मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें 8 एलिमेंट होंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई ऑड नंबर होता, ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास टोटल 13 एलिमेंट्स है, ठीक है, और उसमें आपसे ऑर्डर के बारे में पूछा है कि भाई इसमें ऑर्डर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑर्डर की पॉसिबिलिटी बस 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1 होगी, ठीक है, क्योंकि 13 क्या है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर वाले केस में बस आप उसी की मल्टीप्लाई करा देंगे तो उतने ही पॉसिबल ऑर्डर हैं, ठीक है। तो 13 एलिमेंट के लिए आपके 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। इसका मतलब क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाले केस में क्या है कि इसमें नंबर ऑफ रो की बात करेंगे तो 1 होगी और नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे तो 13, ठीक है। और सेकेंड वाले केस में नंबर ऑफ रो कितनी है, वो 13 हो जाएंगी और जो कॉलम है वो 1 होगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही इन चारों ऑर्डर में भी हम पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हैं और कैसे हम फाइंड करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं अगर ये एक ऑड नंबर होता तो आप किस तरीके से करते ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैन ए कंस्ट्रक्ट आर 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है, आपको एक ऐसी मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी जिसका ऑर्डर 3/2 है, मतलब उसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम है, whose elements are given by aij is equal to 1/2 of modulus 1i minus 3j, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर 3 रो होंगी, ठीक है। तो इसे ए ए ए ए ए ए, ठीक है, इसमें हमारी 3 रो और 2 कॉलम हो गई हैं। क्योंकि ये फर्स्ट रो है तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, ठीक है, ये सेकंड रो है तो यहाँ आप 2 लिखेंगे और ये थर्ड रो है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब कॉलम के लिए ये फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ 1 लिखेंगे और ये सेकंड कॉलम है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है बेटा। और इस तरह से आपकी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से आपको आई और जे की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसने क्या क्या रखा है कि जो ए आई जे है इसकी वैल्यू है 1/2 ऑफ मॉडुलस आई माइनस 3j। मॉडुलस का मतलब बेटा कि अगर कोई नेगेटिव साइन भी आएगा तब भी आप उसे पॉजिटिव ही रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं A11 की, मतलब यहाँ पर आपको i की वैल्यू भी 1 प्लेस करनी है और j की वैल्यू ये भी 1 ही प्लेस करनी है, ठीक है। यह आएगा आपका 1/2 इंटू, तो देखिएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 जो कि +2 हो जाएगा मॉडुलस की वजह से, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको 1। ऐसे ही A12 की बात करते हैं, 1 2 वाले केस में आपको i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 प्लेस करनी होगी। तो i की वैल्यू पर हम रखेंगे 1 माइनस 3 और j की वैल्यू पर रखेंगे 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 3 2 जा 6, 1 माइनस 5 आएगा और मॉडुलस होने की वजह से प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 5/2 बनेगा। ऐसे ही आप 2 1 की वैल्यू रखेंगे, 2 1 मतलब i की वैल्यू आप यहाँ पर 2 रखेंगे और j की वैल्यू 1, ठीक है। तो i की पोजीशन पर आप रखते हैं 2 माइनस 3 और j की पोजीशन पर 1, ठीक है। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा बेटा, और -1 क्योंकि मॉडुलस तो प्लस का 1 तो ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही A22 की वैल्यू यहाँ पर i और j दोनों की पोजीशन पर आपको क्या प्लेस करना है, 2 प्लेस करना है। तो 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। तो 2 माइनस 6 होगा, -4 आएगा और मॉडुलस होने की वजह से प्लस का 4 आएगा, ठीक है। इससे 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही वैल्यू हम निकाल लेते हैं A31 की, तो 1/2 मॉडुलस i की वैल्यू यहाँ पर बेटा 3 प्लेस करनी है, -3 और j की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 प्लेस करनी है, ठीक है।
3 माइनस 3 0, तो ये पूरा ही 0 आ जाएगा। A32 की वैल्यू निकालेंगे। A32 मतलब आप I की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 3 और J की वैल्यू प्लेस करेंगे 2। तो ये 3 माइनस 3 टू 6 माइनस 3 आएगा, और माइनस 3 मॉडुलस की वजह से प्लस का 3 होगा, और ये प्लस का 3/2 आ जाएगा। ठीक है। लास्ट में जो हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, उन सभी एलिमेंट की जो वैल्यू है वो बेटा आप प्लेस कर देंगे। जैसे 1 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 2 की वैल्यू 5/2 है, और 2 1 की वैल्यू 1/2 है, और 2 2 की वैल्यू 2 है। ठीक, ये 3 1 की वैल्यू 0 है, और 3 2 की वैल्यू 3/2। तो ये वो मैट्रिक्स है जो हमें इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट करनी थी। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से जब आपको ऑर्डर गिवन होगा आप एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, और उसकी हेल्प से आप जो एलिमेंट की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ़ a इक्वल टू 8 0 4 माइनस 2 3 6 एंड b इक्वल टू 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, देन फाइंड द मैट्रिक्स x। तो x की मैट्रिक्स जो हमें वो फाइंड करनी है, सच दैट 2a माइनस प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम 2a की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2a का मतलब है कि जो a मैट्रिक्स हमें गिवन है उसमें आपको 2 से क्या करानी है, मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ये हमने इस टॉपिक से पार्ट 1 जिसमें इंट्रोडक्शन बताया था, आपको बताया था कि जब भी हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ कराते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई स्केलर से होगी, है ना। तो 2 इंटू 8 ये आपका 16 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, 4 2 जा 8, और 2 2 माइनस 4, 2 3 जा 6, और 6 2 जा 12। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और यहीं से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5b की। तो 5b, तो 5 की मल्टीप्लाई करानी होगी हमें b के सभी एलिमेंट के साथ। ठीक है, b के एलिमेंट है 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 और 1। तो यहाँ से 5b की वैल्यू आएगी बेटा, और 5b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 से हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 2 जा 10, माइनस 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20, और फिर से 10, और 5 5 जा 25, और ये 5 आएगा। ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, या फिर 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। तो यहाँ से 5b की वैल्यू है हमारे पास 10 20 माइनस 25 माइनस 10 10 और 5, और साथ में माइनस कर देंगे 2a की वैल्यू को। ठीक है, जो कि है 16 8 6 0 माइनस 4 और 12। ठीक है। तो माइनस किस तरह से करेंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। हम माइनस करेंगे बेटा इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को। तो यहाँ से 10 माइनस 16 होगा, और ये माइनस 10 माइनस 0, यहाँ पर 20 माइनस 8 आएगा, और 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 आएगा, माइनस 25 माइनस 6 आएगा, और यहाँ पर 5 माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमारे पास 3x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3x की वैल्यू आती है हमारी 10 माइनस 16, तो माइनस 6 आएगा। ठीक है, और ये माइनस 10, यहाँ से 20 माइनस 8 ये 12 आ जाएगा, और 10 प्लस 4 ये 14 आएगा। ठीक है। 25 माइनस 6 माइनस 31 आएगा, और 5 माइनस 12 ये माइनस 7 आएगा, और ये वैल्यू किसकी आई है बेटा, 3x की आई है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 1/3 ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 6 12 माइनस 31 माइनस 10 14 और माइनस 7। ठीक है। अब 3 से डिवाइड करा देंगे इसके हर एक एलिमेंट को। तो x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से आपका -10/3, यहाँ से 3 4 जा 12, यहाँ से 14/3, और ये -31/3, और इधर से -7/3। यही हमारी क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा।
इस तरह से हमने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब जो फंक्शन होगा वो एक्स प्लस वाई बन जाएगा। तो सबसे पहले एफ एक्स तो हमारे पास है ही, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एफ वाई की वैल्यू। तो देखिए जहाँ पर भी एक्स लिखा है तो यहाँ इस पूरे में एक्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एफ वाई निकालेंगे तो हर जगह वाई लिख देंगे, तो ये आपका कोस वाई होगा, ये माइनस साइन वाई हो जाएगा, ये ज़ीरो, फिर साइन वाई होगा, ये आपका कॉस वाई होगा, ज़ीरो, और 0 0 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखेंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू प्लेस करेंगे और एफ वाई की, और इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो फर्स्ट रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड वाली के फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे, ठीक है। क्या कहा हमने कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम फर्स्ट के साथ, जिससे कि जो हमें एलिमेंट मिलेगा बेटा वो 1 1 पोजीशन वाला होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे ही फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, और ऐसे ही जो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जब हम थर्ड रो के साथ कराएंगे तो बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से कि फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है बेटा। इस तरह से हम इसकी तीनों रो की मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम के साथ करा देंगे, जिससे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद इसे क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जैसे cos x cos y एक साथ आएगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन x cos y पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन x साइन y और cos x लिख देते हैं। 0 + 0 + 0 ये 0 ही आएगा। यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। यहाँ पर पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पर भी 0 + 0 + 0 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी 0, ये भी 0, और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ लगेंगी हमारी कुछ आइडेंटिटी जो कि हैं, देखिए जैसे cos a + b, ठीक है। ये हमारा होगा cos a cos b माइनस साइन a और साइन b, ठीक है। ऐसे ही जो साइन a + b है तो a + b की आइडेंटिटी हो जाएगी साइन a cos b प्लस cos a और साइन b, ठीक है। अब यही आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे हमारे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा आएगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। इस वाली लाइन से हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और माइनस कॉमन लेने से बनेगा साइन एक्स cos y प्लस cos x cos y cos x साइन y, सॉरी, ठीक है। 0 0 1 ये हमारा सेम ही रहेगा। अब हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे इसमें cos a + b जो कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b होती है, और साइन a + b जो कि साइन a cos b प्लस cos a साइन b होगी। तो फर्स्ट वाली लाइन में हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ से cos x प्लस वाई, ठीक है। साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होगी साइन x प्लस वाई, ठीक है। ये 0 ही है, यहाँ माइनस हमने कॉमन ले ही रखा है, और ये आपका बन जाएगा साइन x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर cos, ये आपका x प्लस वाई बनेगा, और ये 0 है, और यहाँ पर भी 0 0 और 1 आएगा, ठीक है बेटा। तो आप क्वेश्चन से देख ही सकते हैं
ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा बनेगा एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब क्वेश्चन में एक्स था तो यहाँ हर जगह एक्स ही था बेटा। ठीक है, जब हमने वाई रखा तो फिर वाई, और अगर यहाँ पर एक्स प्लस वाई है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी एफ एक्स प्लस वाई, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उम्मीद करते हैं आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार आप जिसका पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन वाला वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ़ a इज इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 0 एंड i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब कि हमें ये i2 गिवन है बेटा, और i2 जो है वो होगा 1 0 0 1। ठीक है, ये हमें i गिवन है। शो दैट i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बेटा। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ये है i प्लस ए। ठीक है, i की वैल्यू 1 0 0 1, और जो a है प्लस इसकी वैल्यू 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 0। ठीक है, अब क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है बेटा वो ऐड हो जाएंगे। जैसे 1 के साथ ऐड होगा 0। ठीक है, 0 के साथ ऐड होगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, फिर 0 के साथ ऐड होगा टेन अल्फ़ा बाई टू, और 1 के साथ ऐड होगा 0। ठीक है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने A11 लिखा है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा B11 के साथ। ठीक है, सेम पोजीशन वाले ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने बेटा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पार्ट 1 में ही बता दिया था, तो उसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ से इसे ऐड करते हैं तो बेटा ये आएगा आपका 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड के लिए। अब इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा राइट हैंड साइड में आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। आई की वैल्यू यही 1 0 0 1। ठीक है, और साथ में माइनस करेंगे जो ए हमें गिवन है, वो है गिवन बेटा 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 0। ठीक है, और साथ में वैल्यू जो हमें गिवन है वो रख देंगे इनटू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ साइन अल्फ़ा और साथ में कोस अल्फ़ा। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले जो हमारा कर्ली ब्रैकेट में लिखा है उसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस 0 बेटा 1 आएगा, 0 माइनस माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू होगा। ठीक है, 1 माइनस और 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू तो ये माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू आएगा, और 1 माइनस 0 ये 1 आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वाला तो 1 माइनस 0 था ना, तो ये 1 आएगा। ठीक है बेटा, ये की मैट्रिक्स हुई, इसकी मल्टीप्लाई हम कराएंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के साथ में। ठीक है बेटा, अब देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे। ठीक है, तो और उसमें भी जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई, जैसे 1 की मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा के साथ होगी तो ये हमारा आएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाना है, और टेन अल्फ़ा बाई टू की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से करनी है, तो ये आएगा आपका टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब
जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई सेकंड वाली कॉलम के साथ कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड वाली कॉलम के साथ में। तो ये क्या आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा से कराएंगे तो ये माइनस साइन अल्फ़ा आएगा। ठीक है, और फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और टेन अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई टेन अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर हम सेकंड वाली रो की जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट वाली कॉलम के साथ करेंगे बेटा। ठीक है, तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से होगी, फिर प्लस और 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ, तो ये हमारा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड रो है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे बेटा, कॉलम सेकंड के साथ कराएंगे। ठीक है, जिसमें माइनस टेन अल्फ़ा की माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा के साथ होगी। ठीक है, और प्लस और 1 की जो मल्टीप्लाई है वो कॉस अल्फ़ा के साथ होगी। ठीक है बेटा, अब जो टेन अल्फ़ा बाई 2 है इसकी पोजीशन पर हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, और इंटू में साइन अल्फ़ा है ही, ऐसे ही यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू ये कॉस अल्फ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, और इंटू में कॉस अल्फ़ा है और प्लस साइन अल्फ़ा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टेन अल्फ़ा की जगह आएगा आपका साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा और साथ में प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इस पूरे में लेंगे हम एलसीएम। अब इसका जब एलसीएम लेंगे बेटा तो इस कोस अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ हो जाएगी, तो बनेगा कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2 फिर प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, और पूरे के डिवाइड में कोस अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी कोस अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा से हो जाएगी, तो होगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा, ये हमने पहले लिख दिया, और साइन अल्फ़ा बाई 2 ये बाद में। ठीक है, पूरे के डिवाइड में यहाँ भी कोस अल्फ़ा बाई 2 आएगा। यहाँ भी जो कोस अल्फ़ा बाई 2 है वो भी साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और बनेगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2, और पूरे के डिवाइड में कोस अल्फ़ा बाई 2 आएगा। सिमिलरली कोस अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कोस अल्फ़ा के साथ हो जाएगी, और आएगा कोस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर अब जो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा वो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे कि जो हमारा साइन ए प्लस बी है ये होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ऐसे ही जो कॉस ए माइनस बी है ये आपका होगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक है, अब जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिएगा कैसे बनेगा ये। तो देखिएगा बेटा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फर्स्ट वाली लाइन में हमारा बनेगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, सेकेंड वाली में बनेगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जिससे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, और साइन यहाँ पर भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, जिससे हमारा बन जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये बनेगा हमारा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये बनेगा हमारा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये बन जाएगा बेटा हमारा कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2।
ठीक है। अब कोस अल्फ़ा बाई टू से कोस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कोस जो है वो हमारा टेन बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आएगा आपका 1, ये आएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, ये आएगा टेन अल्फ़ा बाई टू और ये आएगा 1, ठीक है। और यही है राइट हैंड साइड, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से ये दोनों ही क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। और बेटा इसे एक बार फिर से देखिएगा और इसके जितने भी स्टेप हैं उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -3 एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कि जो भी हमें ये मैट्रिक्स गिवन है इसे हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा कि हमारे पास मैट्रिक्स तो है ही, ठीक है, इस मैट्रिक्स के साथ में इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कि B है B इज इक्वल टू 2 -2 -4। ठीक है, इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं और साथ ही में इसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगी उसको भी लिख लेते हैं। और इस तरह से हमें B ट्रांसपोज मिल जाएगा। ट्रांसपोज किस तरह से मिलता है बेटा कि जो इसकी फर्स्ट रो है उसे हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम बना देंगे और जो थर्ड रो है उसे थर्ड कॉलम बना देंगे। ठीक है, अब लेट हम करते हैं कि एक मैट्रिक्स मान लेते हैं P जो कि किसके इक्वल होगी, वो B प्लस BT, मतलब जो मैट्रिक्स है वो और इसका ट्रांसपोज को सम करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो एक मैट्रिक्स P होगी। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और ऐड किस तरह से करेंगे बेटा, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इन दोनों के ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 1 1 वाला 1 1 वाले के साथ। तो 2 और 2 हो जाएगा आपका 4, -2 और -1 -3 हो जाएगा, -4 और 1 ये -3 होगा। इसी तरह से बाकी सभी एलिमेंट को भी लिख लेते हैं। दोनों ही एलिमेंट को ऐड करने के बाद हमारा बेटा ये आ जाएगा और इसमें जो 2 है उससे इसके हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा हमारे एलिमेंट बनेंगे 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -3। ठीक है, अब जो हमने P सपोज करा था इसका भी क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोज कैसे करेंगे, वही कि जो इसकी जो फर्स्ट रो है उसे कॉलम बना देंगे। ठीक है बेटा, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है बेटा वो सेम P के ही इक्वल आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया है कि हैंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, P क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम एक लेट कर लेते हैं एक और मैट्रिक्स जो कि है Q, और Q होगा बेटा आपका 1/2 और B माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से जो B और B ट्रांसपोज है उन दोनों को माइनस करके लिख देते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करके हमें ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इसके सभी एलिमेंट को क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद सभी एलिमेंट को हमें मैट्रिक्स Q मिल जाती है। ठीक है बेटा, अभी जो Q मैट्रिक्स मिली है इसका क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है बेटा, ट्रांसपोज करने से जितनी भी जो रो है बेटा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और हमें यहाँ से QT मिल जाएगा जो कि Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब जो QT है बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं बेटा तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी और जो भी पॉजिटिव वैल्यू थी वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ जो मैट्रिक्स आई है बेटा इससे आप देख सकते हैं कि ये वही है जो हमारी Q मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से जो QT है वो इक्वल होगा बेटा -Q के। ठीक है,
ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो Q है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यही लिख देंगे बेटा। तो अभी तक हमने ये प्रूव कर दिया है बेटा कि जो हमारी P मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो Q मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को ही सम करके लिख देते हैं। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया था बेटा कि जो P और Q है वो हमारे P सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब P और Q की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बेटा ऐड हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम करके लिख देंगे बेटा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ, मतलब A11 जो है वो ऐड होगा B11 वाले के साथ। ठीक है बेटा, अब इनका जो एलसीएम है इसे लेकर भी हम दोबारा से सॉल्व करके लिख देते हैं। ठीक है बेटा, और इसे ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3, जो कि हमारी गिवन मैट्रिक्स B ही थी। ठीक है, तो मतलब जो B है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि P और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि Q दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है बेटा, और यही हमें प्रूफ करना था, तो इसे लिख देंगे हैंस प्रूफ। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, A और B दो मैट्रिक्स हैं जो कि सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन AB माइनस BA इज़ तो हमें चार ऑप्शन में बताना है कि AB माइनस BA जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या जीरो मैट्रिक्स होगी, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी हमें चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा बेटा, कह रहे हैं कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इस केस में जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होगा, और जो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अब इसमें जो हमें चेक करना है वो है हमारा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, क्योंकि हमें इसे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी का हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, और जब भी माइनस या फिर प्लस होगा तो ट्रांसपोज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से, तो देखिए अगर मान लीजिए लिखा है आपका A प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी बेटा, तो इसी तरह से हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये आपका बनेगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि जब भी आपका ए और बी मतलब मल्टीप्लाई में है और उसका आप ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या लगता है बेटा, रिवर्सल लॉ लगता है। ठीक है, रिवर्सल लॉ में क्या होगा कि जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, जो स्टार्टिंग वाली थी वो लास्ट में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो ये बनेगा आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, दोनों में क्या लगा प्रोडक्ट में बेटा, रिवर्सल लॉ। ठीक है, अब देखिए जो बी ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है और जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है। ऐसे ही ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बेटा, तो ये बनेगा आपका ए बी माइनस बी ए। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक, तो हमने ये प्रॉपर्टी में आपको बताया था ट्रांसपोज की कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो तब ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, तो देखिए जो अंदर लिखा हुआ है इसमें ये है आपका ए बी माइनस बी ए, और यहाँ भी क्या लिखा है, ए बी माइनस बी ए, तो दोनों अंदर तो सेम ही लिखे हैं बेटा। तो एक का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव साइन के इक्वल है, तो वो किसकी कंडीशन होती है, वो होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा कि ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स होगी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये आपका क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी दे रखा है और मिसलेनियस में भी ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, देन प्रूव दैट ए की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, जबकि जो एन है बेटा वो बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन होता है बेटा, और एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल एक गिवन है ऐसा। ठीक है, तो क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो इसके आने के पूरे चांस है बेटा। ठीक है ना, तो इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि जो पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 होता है बेटा कि पुटिंग n इक्वल टू 1, एन की जगह में क्या पुट करना है, तो 1 पुट करना है। और n कहाँ होगा, जहाँ होगा वहीं तो पुट करेंगे बेटा। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन में है ना, इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर जहाँ भी n है उसके लिए क्या कर देंगे, 1 प्लेस कर देंगे। तो जहाँ पर भी n है बेटा इसमें हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे 1 प्लेस कर देंगे और 1 की इंटू थीटा से कराएंगे तो वो थीटा ही बन जाएगा। तो इस तरह से बनेगा आपका a cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, और ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि जो n इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट था, मतलब जो क्वेश्चन था वो ट्रू है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप देखेंगे बेटा, और जो नेक्स्ट स्टेप मतलब स्टेप सेकंड है बेटा, उसमें क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू के, तो जहाँ पर भी n है उसकी जगह पर क्या प्लेस कर देंगे, k प्लेस कर देंगे। और सेकंड स्टेप में जैसे ही हम n की पोजीशन पर k रखेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा cos k थीटा माइनस साइन के थीटा और cos के थीटा। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड स्टेप होता है ये हमारा कंसिडरेशन स्टेप होता है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो लिख देंगे लेट द given statement is true for n इक्वल टू के। ठीक है, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो n इक्वल टू के लिए हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रूफ है या फिर ट्रू है। ठीक है बेटा, अब थर्ड स्टेप जो कि हमारा मेन स्टेप होने वाला है। अब जो थर्ड स्टेप है बेटा, वहाँ लिखेंगे हम पुटिंग n इक्वल टू के प्लस 1, तो a की पावर k प्लस 1 होगा, जिसे हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू ए, क्योंकि बेटा अगर पावर में प्लस है तो आप उन्हें बेस को अलग अलग करके मल्टीप्लाई में पावर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे a की पावर k प्लस 1 को आप लिख सकते हैं a की पावर k इंटू ए की पावर 1, यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जानी है। ठीक है, अब यहाँ से a की पावर k की वैल्यू स्टेप सेकंड से लिखेंगे बेटा, और जो a है उसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन से लिख लेंगे। ठीक है, या स्टेप 1 से आप लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू रखेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने a की पावर k की वैल्यू प्लेस कर दी है और जो a है उसकी वैल्यू भी प्लेस कर दी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, कि फर्स्ट वाली की जो फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट हमारी रो है उसी की मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब, और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा बेटा वो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम सही से एक बार फिर से रीअरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है बेटा, रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन लेंगे बेटा, तो ये बनेगा हमारा माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि नेगेटिव वाला हमने बाद में लिख लिया था, जो लिखा था वो पहले लिख लिया है, और कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन के थीटा कॉस थीटा सेम ऐसे रहेगा, प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, और यहाँ से पहले कॉस वाली जो टर्म थी बेटा उसे हमने पहले लिख ली है, और जो नेगेटिव वाली टर्म थी उसे बाद में लिख दिया है।
ठीक है बेटा। चलिए अब इस तरह से यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ये कॉस के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो साइन के थीटा और प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ साइन के थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर साइन के थीटा और प्लस थीटा हो जाएगा। और कॉस के थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस ए माइनस साइन बी भी आपका कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या करेंगे, थीटा हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो थीटा क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में जहाँ पर भी n था, हर उस जगह पर हमने k+1 बना दिया है, ठीक है। तो अगर हमारे स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, अगर स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए हम सपोज कर लेते हैं, और सेम ऐसे ही वो k+1 के लिए भी ट्रू है, तो n बिलोंग्स टू n के लिए भी वो ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस गिवन स्टेटमेंट is also true for n equal to k plus 1. So given statement is also true for n belongs to कैपिटल N, ठीक है। अगर हमारा स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए भी ट्रू है, तो ये n बिलोंग्स टू n के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है बेटा। यही हमारा पूरा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन था, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी is symmetric और skew symmetric according as A is symmetric और skew symmetric, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि B ट्रांसपोज ए बी ये सिमेट्रिक होगा अगर A सिमेट्रिक है, और B ट्रांसपोज ए बी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसे। सबसे पहले केस 1 लेंगे जिसमें A जो है हमारा सिमेट्रिक है। तो हम लेट कर लेते हैं बेटा केस 1 कि व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जब ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बेटा, तो जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए जिसे हमें चेक करना है, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी, जिसको भी आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब क्योंकि बी ट्रांसपोज ए बी ये सब मल्टीप्लाई में लिखे हैं बेटा, और जहाँ पर भी प्रोडक्ट होगा मैट्रिक्स में वहाँ पर क्या लगेगा, रिवर्सल लो लग जाएगा। तो जो लास्ट वाली टर्म है वो स्टार्टिंग में आएगी, तो बी ट्रांसपोज, मिडिल वाली वो मिडिल में ही रहेगी तो ए ट्रांसपोज, और जो लास्ट वाली है मतलब जो फर्स्ट थी वो लास्ट बन जाएगी, तो बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। ये बी ट्रांसपोज ऐसे रखेंगे, ए ट्रांसपोज भी ऐसे रखेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो तो वापस से हमें वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाती है जो कि बी है, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज तो ऐसे रहेगा क्योंकि यहाँ कोई रिलेशन हमें गिवन नहीं है, बट ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है, उसे ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर बी, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, सेम इसी के इक्वल है ना। जैसे कि अंदर आप देख पा रहे हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी और यहाँ भी बी ट्रांसपोज ए बी है, तो किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसी के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है बेटा, जब जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, है ना। तो लिख देंगे हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद करते हैं कि ये केस 1 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अब देख लेते हैं केस सेकंड।
सेकंड केस देखिए बेटा, जिसमें कह रहे हैं कि व्हेन ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस टाइम पे जो इसका ट्रांसपोज है वो इसी के नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, अब फिर से हमें चेक करना है कि बी ट्रांसपोज ये भी ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो केस 1 में तो हमने इसे कर ही दिया था बेटा कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में हमें क्या चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, है ना, क्योंकि ये ए के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो अब देखिए ज़रा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही रिवर्सल लॉ लगेगा। तो जो लास्ट में लिखा है बी, वहाँ पर उसका ट्रांसपोज होगा। जो ए है मिडिल में, उसका भी ट्रांसपोज होगा। और जो बी ट्रांसपोज है इसका भी फिर से ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ही रहेगा। जो ए ट्रांसपोज है बेटा वो माइनस ए के इक्वल आएगा। और अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो तो वापस से हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर आएगा और ये बनेगा आपका बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, और ये क्या आया है, ये है आपका बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। और ये किसकी कंडीशन है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो लिस्ट में लिख देंगे कि हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स थी हमारी वो कैसी है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिएगा, आपने ध्यान से देख ही लिया होगा कि अगर ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो रिजल्ट आता है वो भी सिमेट्रिक है, और अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रिजल्ट भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा। जिसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका ए इंटू ए, दोनों में ए की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। और अब इसकी कराएंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरीके से कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ और उसके भी हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करा लेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आपका बनेगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, और बीटा की गामा से करेंगे तो प्लस बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा की बीटा से मल्टीप्लाई होगी बेटा, और एज तो ये अल्फ़ा बीटा बनेगा प्लस, और बीटा की जो मल्टीप्लाई है वो माइनस अल्फ़ा के साथ होगी। ठीक है, यहाँ पर गामा की जो मल्टीप्लाई है वो अल्फ़ा के साथ हो जाएगी प्लस, और जो माइनस अल्फ़ा है इसकी मल्टीप्लाई गामा के साथ होगी, और यहाँ से जो बीटा गामा की मल्टीप्लाई होगी फिर प्लस माइनस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा के साथ हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम एलिमेंट को रख लेंगे। अब इसी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये बनेगा आपका अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। यहाँ से बनेगा अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, और ये बनेगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा होगा। ठीक है बेटा, और यहाँ से जो अल्फ़ा गामा से अल्फ़ा गामा और अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, ये हमारा ज़ीरो बनेगा, ये भी ज़ीरो बनेगा, और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर बन जाएगा। अब वी हैव, ठीक है, ये तो हमें गिवन ही है कि जो ए स्क्वायर है वो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ज़ीरो ज़ीरो, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये किसके इक्वल होगा बेटा, तो ये इक्वल हो जाएगा आई, और आई की वैल्यू होती है 1001 के। ठीक है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, या फिर देखिए सभी ऑप्शन में 1 पहले लिखा हुआ है तो इसे लिखते हैं
1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल गिवन है, ठीक है, तब इसमें आंसर आपका आएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, तो देखिएगा लिखेंगे आई प्लस ए का होल क्यूब और माइनस 7a। ठीक है, अब इसे हम a प्लस बी के होल क्यूब से एक्सपेंड कर देंगे बेटा, तो ये आएगा आपका आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए और प्लस 3ia स्क्वायर और लास्ट में माइनस 7a है। ठीक है, आई का क्यूब करेंगे बेटा, तो आई का क्यूब जो है हमारे आई आएगा प्लस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3, ये ए हो जाएगा और प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, ये आई रहेगा प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर ए गिवन है, तो यहाँ से ए लिख देंगे इंटू ए प्लस 3a प्लस 3, ये भी ए हो जाएगा और माइनस 7a। ठीक है, ये आया ए, ये आपका बनेगा बेटा ए स्क्वायर। ठीक है, और ये 3a हो जाएगा बेटा 6a माइनस 7a। ठीक है, यहाँ से आई प्लस ए स्क्वायर जो है वो बेटा ए के इक्वल होगा प्लस 6a माइनस 7a, तो यहाँ से आई प्लस 7a माइनस 7a। अब 7a से 7a कैंसिल होगा बेटा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा तो उस केस में हमारा आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a है वो आई के ही इक्वल आ जाएगा, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा ज़रा, कि यहाँ हमने आई था इसलिए ए क्यूब लिख लिया था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ a प्लस बी का आपसे स्क्वायर पूछा जाए कि ये कितना आएगा, तो इसका मतलब बेटा आप a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ कराएंगे। ठीक है, अब यही फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाले से, तो यहाँ a इंटू ए होगा। ठीक है, प्लस a की b से इंटू कराएंगे बेटा, फिर b की a से इंटू कराएंगे और फिर b की b से इंटू कराएंगे। ठीक है, अब ये a की a से इंटू कराएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी रहेगा प्लस बी ए रहेगा और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मैट्रिक्स के केस में कि ए बी और बी ए दोनों ही इक्वल हों। ठीक है, तो इसलिए ये सेम रहेगा। हाँ, ये इक्वल हो सकते हैं अगर ए और बी दोनों ही कैसे हों, कॉम्यूट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ ए एंड बी आर कॉम्यूट, ठीक है, अगर दोनों ही कॉम्यूट हो जाएंगे तब बस उस केस में जो आपका ए बी है वो बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तब आपका बेटा ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो हमने ये फर्स्ट लिखा है इसे कहते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, और मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है वो हमारी नॉर्मल अलजेब्रा से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बस उस केस में हो सकता है कि अगर a और b दोनों ही कॉम्यूट मैट्रिक्स हो। अगर वो कॉम्यूट नहीं है तब बेटा ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन था और उसके साथ में जो हमने हल्का सा एक कॉन्सेप्ट बताया वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है आपका इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एंड a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 देन फाइंड एफ ए। ठीक है, जब इसने आपसे कहा है कि बेटा आपको एफ ए फाइंड करना है, इसका मतलब है सिंपल सा कि आपको जहाँ भी x है उसे रिप्लेस कर देना है a के साथ। ठीक है, तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। लेकिन एक चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर जितने भी पार्ट में आपका मैट्रिक्स बना है उसमें आप सिंगल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, लेकिन प्लस और माइनस नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो अगर कभी भी कोई नंबर दिया है तो उसके साथ में आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज करेंगे, तब आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब एफ ए की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिसके लिए हमें ए गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू गिवन है बेटा, वो प्लेस कर लेते हैं और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा मल्टीप्लाई कराने के बाद। अब यहाँ से हम निकालते हैं एफ ए की वैल्यू। ठीक है, अब एफ ए के लिए इसने क्या रखा है कि आपका ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7i। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू है बेटा हमारे पास, जो कि हमने अभी अभी फाइंड करी है, 8 5 माइनस 5 और 3। ठीक है, माइनस, अब जो a है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 की जो मल्टीप्लाई है वो इसके हर एक एलिमेंट के साथ होगी बेटा। अब 5a के लिए बेटा a के सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो 5 3 जा 15, ये 5 आएगा, ये माइनस 5 आएगा और ये 5 2 जा 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 7i, तो जो i है उसमें भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 7 से, तो ये 0 7 7 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में हम प्लस और माइनस दोनों ही कर लेंगे, जो भी हमारे रिस्पेक्टिव साइन है। तो जो भी हमारे साइन थे वो हमने यहाँ रख लिए हैं बेटा। तो ये हमारा 8 माइनस 15 प्लस 7 हुआ, 5 माइनस 5 प्लस 0 हुआ, माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 5 प्लस 0 हुआ, और ये 3 माइनस 10 और प्लस 7। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सभी एलिमेंट क्या आएंगे बेटा, 0 आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से जो एफ ए है वो एक नल मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसे कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो एफ ए की वैल्यू क्या आ गई है, एक नल मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 1 x 1। ठीक है, ये एक हमारी रो मैट्रिक्स है, फिर 3 by 3 की मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स, इन सब की मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है कि नल मैट्रिक्स आ रही है, जो कि जीरो मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले हम स्टार्टिंग की जो दोनों मैट्रिक्स दे रखी हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टार्टिंग की जो दोनों हैं इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है बेटा, ये है। ठीक है, इसे भी हम रीअरेंज कर लेते हैं अब। ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो बेटा बन जाएगा हमारा 2x प्लस 16, 5x प्लस 6, x प्लस 4। ठीक है, और जिसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करानी है, ये 1 2 और x के साथ करानी है। ठीक है बेटा, अब इसकी भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी बेटा, जो कि 1 by 1 की मैट्रिक्स होगी। इसलिए जो नल मैट्रिक्स ओ था, इसे भी हम एक 1 by 1 की जीरो मैट्रिक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाएगा बेटा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 और इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 ये इक्वल टू ज़ीरो के होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें जो 16 है इसके फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 2 हो जाएंगे। यहाँ पर x की हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो बनेगा 14x प्लस 2x प्लस 28 और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बेटा, या फिर एक्स स्क्वायर में से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x। तो जैसे ही x कॉमन लेंगे बनेगा x प्लस 14 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे बेटा,
तो यहाँ भी x प्लस 14 बन जाएगा जो कि इक्वल टू 0 है। अब x प्लस 14 और इंटू एक्स प्लस 2 कॉमन लेंगे जो कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा। और यहीं से अगर हम क्या करते हैं कि इफ़ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा x की जो वैल्यू है वो -14 आ जाएगी। और इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो -2 हो जाएगी। ठीक है बेटा। इस तरह से हमारी जो x की वैल्यू है वो -14 और -2 होगी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।